भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी है और इस बार ये कोई खेल का मैदान नहीं है बल्कि ये कोर्ट का मैदान है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत के पक्ष में एक फैसला सुनाया। हालांकि फाइनल फैसला ये नहीं है, फाइनल फैसला आने में कुछ वक्त लगेगा, कुछ महीने लगेंगे। कोर्ट ने ये कहा कि पाकिस्तान फिलहाल कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता है। कोर्ट ने और भी कई सारी बातें की, इसके बारे में बताएंगे विशाल। विशाल, कोर्ट ने क्या क्या कहा? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान का ये दावा था कि भारत ये मामला, कुलभूषण जाधव का मामला, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में नहीं ले जा सकता। उसके लिए वो कुछ नियम और कानूनों का हवाला दे रहे थे। कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि वो इस पर फैसला सुना सकते हैं, इस पर सुनवाई कर सकते हैं, ये उनके अंडर में आता है। दूसरा, वो ये पाकिस्तान का ये कहना था कि कुलभूषण जाधव जासूस हैं। कोर्ट ने इससे इनकार किया है। कोर्ट का कहना है कि पाकिस्तान ये साबित नहीं कर पाया कि कुलभूषण जाधव भारत के जासूस हैं। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट ने ये कहा है कि फांसी पर अभी रोक लगा दी है, लेकिन ये रोक बिल्कुल आखिरी नहीं है। मतलब उन्होंने फांसी रद्द नहीं की है, फांसी पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा है कि आखिरी फैसला आने तक कुलभूषण को फांसी नहीं दी जाएगी। इसमें एक देखने वाली चीज़ ये थी कि पाकिस्तान ने कहा था कि अगस्त तक का वक्त है कुलभूषण जाधव के पास अपील करने के लिए। उनके यहाँ 150 दिन दिए जाते हैं, जो कि लगभग 6 महीने के आसपास का वक्त हुआ। तो उसमें उन्होंने कहा कि कुलभूषण जाधव अपील कर सकते हैं, तो अभी तब तक अगस्त तक। और ये वियना कन्वेंशन के अधीन हो रहा था। वियना कन्वेंशन 1961 में बना था। यूएन के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक, दो देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर ये कन्वेंशन हुआ था और लगभग ये अब रूल के रूप में हो चुका है। एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है जिसको कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर आने वाले 196 देश मानते हैं। हालांकि इस पर 191 देशों ने ही साइन किया है, लेकिन ये देश वो नियम मानने के लिए बाध्य हैं। लेकिन इसमें एक पेच है, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। फिलहाल भारत को ये जीत हासिल हुई है। इसमें जानने लायक बातें ये हैं, कुछ रोचक चीज़ें, कि वकीलों ने क्या कहा। भारत की तरफ से 1 रुपया फीस लेकर लड़ने वाले बहुत ही बड़े वकील हरीश साल्वे के भी कुछ तर्क थे। ये तर्क बताएंगे प्रवीण। प्रवीण, क्या क्या तर्क दिए उन्होंने? काफ़ी चर्चा हो रही थी कि 90 मिनट के अंदर उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए थे। हमें महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिन पे भारत को बढ़त हासिल हुई। जी ऋषभ, जैसा कि आपने बताया कि भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से अपने बेस्ट वकील इसमें उतरे थे। भारत की तरफ से हरीश साल्वे उतरे थे और पाकिस्तान की तरफ से खबार कुरैशी उतरे थे। दोनों के बीच में खूब जीरे हुई और भारत की तरफ से जो मेन बातें, 4 मेन बातें रखी गई। पहली बात तो ये रखी गई कि पाकिस्तान ने जिस वियना कन्वेंशन का जिक्र आपने किया उसका वायलेशन हुआ है और उसके आर्टिकल 36 का वायलेशन के तहत भारत को काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई। काउंसलर एक्सेस मतलब बता दीजिए। काउंसलर एक्सेस का मतलब होता है जब भी किसी देश के नागरिक पर मुकदमा चलता है किसी देश में, तो उसके राजनयिक को उससे मिलने का मौका, मतलब इंडिया के जो ऑफिसर हैं वहाँ के दूतावास में वो जाके उससे मिल सकते हैं, जो कि पाकिस्तान अभी तक मिलने नहीं दे रहा था। हमारे किसी भी राजनयिक को कुलभूषण जाधव से मिलने का मौका नहीं दिया गया, कोई क्वेश्चनिंग करने का मौका नहीं दिया गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें हुई कि भारत ने ये कहा कि जो भी कन्फेशन, जो भी गुनाह पाकिस्तान के अकॉर्डिंग जाधव ने कबूला है, वो आर्मी के अंडर कबूला है और वो बहुत ही सख्ती से और बहुत ही मतलब एक डिप्लोमेटिक और एक डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं किया गया है जो उसका कन्फेशन है। तो भारत ने पाकिस्तान को इस मामले में घेरने की कोशिश की। साथ ही साथ ये भी कहने की कोशिश की कि ये जो पूरा फैसला है फांसी का कुलभूषण जाधव को, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। यानी प्रेजुडिस के साथ पाकिस्तान ने इसमें फैसला सुनाया है और जो भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, अभी जो टेंस माहौल है, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक मैसेज देने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। मतलब कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए था जिसमें कि कुलभूषण जाधव अगर वहाँ पकड़े भी गए किसी मामले में तो उन पर कोर्ट के थ्रू कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसको भारत पाकिस्तान की आपसी लड़ाई के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। साथ ही जो आखिरी बात हरीश साल्वे ने कही कि जब ये फैसला आया कि कुलभूषण जाधव को फांसी की सज़ा हुई है, तो भारत ने एक याचिका दायर की थी पाकिस्तान को कि हमें
हमारी याचिका पे कोई सुनवाई हो, हमसे बात की जाए, सबूत दिए जाएं, जिस पे पाकिस्तान ने कोई गौर नहीं फरमाया। तो इसी बात को आज हरीश साल्वे ने वहाँ पर पाकिस्तान से बोला कि आप यहाँ पे क्लैरिफाई करें कि आपने क्यों हमारी याचिका पर सुनवाई नहीं की। इसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से 4 डिफेंस दिए गए। वो 4 डिफेंस ये हैं कि जो वियना कन्वेंशन की बात, जो कन्वेंशन की वायलेशन की बात जो भारत कर रहा है, उसके डिफेंस में पाकिस्तान ने कहा कि किसी भी नागरिक, किसी भी व्यक्ति को जो जासूसी, स्पाई या किसी भी टेरर एक्टिविटी के लिए पकड़ा जाता है, तो उसमें वियना कन्वेंशन के तहत कोई भी उसको इस तरह की लिबर्टी नहीं दी जाती है। दूसरी बात जो पाकिस्तान ने कही कि भारत इस पूरे मामले को पर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया कि ये पॉलिटिकल थिएटर बनाने की कोशिश कर रहा है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसको। और साथ ही साथ ये बोला, जो पाकिस्तान की तरफ से ये बात रखी कि भारत को कहा कि पासपोर्ट में जो भी गड़बड़ियां पाई गई हैं कुलभूषण जाधव के पासपोर्ट में, पाकिस्तान के मुताबिक जो कुलभूषण जाधव का पासपोर्ट है उसमें उसका एक इस्लामिक नाम लिखा हुआ है, जबकि असल में जो कुलभूषण जाधव है वो हिंदू हैं और भारत से हैं। तो इस पे क्लैरिफाई करने के लिए पाकिस्तान ने कहा। कोर्ट ने इस बात पे गौर फरमाया था कि दोनों ही देश मान रहे हैं कि एक भारतीय व्यक्ति हैं कुलभूषण जाधव, और इस हिसाब से मतलब ये बातें होनी चाहिए थी कि काफ़ी क्लैरिटी रहे दोनों के तर्कों में। पाकिस्तान के तर्क काफ़ी हद तक ऐसा प्रतीत होता था कि ईर्ष्या और गुस्से की वजह से तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं, क्योंकि उनमें कोई तथ्य नहीं था। एक बात और ऋषभ, इसमें एक छूट गई बात, वो ये कि भारत ही मानता रहा है कि जो कुलभूषण जाधव है वो भारतीय नागरिक है और वो पहले भारतीय नेवी में काम करता था और वो ईरान बिजनेस के सिलसिले में गया हुआ था जहां से पाकिस्तान ने उसको पकड़ा। जबकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि इसको बलूचिस्तान से पकड़ा गया और इसको जासूसी और टेरर एक्टिविटीज़ में संलिप्त पाया गया। इसके चार्जेस पाकिस्तान ने इस पे लगाए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि जासूस होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। विशाल, आप बताएंगे कि कोर्ट में तो ये दलीलें रखी गई, ये जो दोनों वकील थे और जो जज थे उनके बारे में हमें कुछ बातें बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर इनके पाकिस्तान के वकील की बात करें तो ये खबर कुरैशी सेरले कोर्ट चैम्बर जो है उसके सदस्य हैं। इंग्लैंड में इस चैम्बर का सदस्य होना उतना ही गौरवशाली है जितना ब्लैकस्टोन चैम्बर्स का, जिसमें भारत के वकील हरीश साल्वे हैं, और ये कतर के मैकनायर चैम्बर्स का भी हिस्सा हैं। और इनके बारे में खास चीज़ ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 1993 में जब ये पेश हुए थे तो वो वहाँ पेश होने वाले सबसे युवा वकील थे। तब वो नरसंहार के एक मामले में यूगोस्लाविया के खिलाफ बोस्निया का पक्ष रख रहे थे। और ये बोस्निया वही देश है, बोस्निया हर्जेगोविना, जिनको लेकर की प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और साल्वे और कुरैशी में एक सिमिलरिटी ये है कि दोनों बहुत ही आक्रामक या भावनात्मक दलील देने के बजाय तर्कों, तथ्यों और सबूतों के साथ तैयारी करके, मेहनत से तैयारी करके कोर्ट में पेश होने वाले वकील हैं। दोनों ऐसा मानते हैं। और इसके बाद अगर इनकी हरीश साल्वे की बात करें तो ये देश के सबसे महंगे वकील हैं। दुनिया के टॉप 10 सबसे महंगे वकीलों में इनका नाम है। एक दिन की फीस करीब इनकी 30 लाख बताई जाती है, जो मामला ख़त्म होते होते करोड़ों में पहुंच जाता है। और इसके अलावा ये देश की जितनी दिग्गज लोग हैं पैसे के मामले में या राजनीति के मामले में, उनके केसेस लड़ चुके हैं। रतन टाटा, मुकेश अंबानी, सलमान खान, इन सब के केसेस लड़ चुके हैं। भारत सरकार कई मामलों में इनकी सलाह लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पर्यावरण से जुड़े कई मामलों में इनको अपने पक्ष में रखा था। अच्छा, आईसीजे में जो जज थे रूनी अब्राहम, उनके बारे में 2-4 बातें बताइए कि कौन है। देखिए, इस मामले में जो वहाँ पे जज सुनवाई कर रहे थे, जो उसमें लीड कर रहे थे, रूनी अब्राहम, तो ये 2015 फरवरी 2015 में आईसीजे के सदस्य बने थे। उन्हें संयुक्त राष्ट्र में अध्यक्ष चुना गया था। और इससे पहले ये 1998 से 2005 तक फ्रांस के विदेश मंत्रालय में कानूनी मामलों के प्रमुख के तौर पे काम कर रहे थे। इनका सिलेक्शन ये भी दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में या यूनाइटेड नेशंस में वहाँ पर फ्रांस बोलने वाले जो फ्रांस भाषा बोलने वाले जो देश हैं उनका बहुत ज़्यादा दखल है। उनकी सुनी जाती है, उनकी मानी जाती है, जैसा वो चाहते हैं वैसा होता है। तो जब अब्राहम रूनी वहाँ पर चुने गए थे आईसीजे के लिए, तो उसको भी इसी नज़रिए से देखा गया कि ये फ्रांसीसियों का आधिपत्य काफ़ी है वहाँ पर।
हालांकि ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आईसीजे में उस पर आरोप भी लगते रहेंगे। फ्रांस और यूरोप के ही जज वहाँ रहते हैं, बाकी जगहों के जज नहीं रहते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से इस पैनल में 11 जजों के पैनल में भारत के भी दलवीर सिंह भंडारी थे शायद, अगर मुझे गलत याद नहीं है तो। इससे पहले अगर देखें तो ऐसा ही एक मौका आया था इंडिया और इटली के बीच में, जब दो मरीन्स, इटली के दो मरीन्स नेवी के अफसरों ने मछुआरों को मार दिया था, दो भारतीय मछुआरों को मार दिया था। वो यूएन क्लोज के अंदर में आता था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ सी ऐसे करके था, समुद्र के नियमों को लेकर, वो आईसीजे में नहीं आता था। वहाँ पर अगर इंडिया चाहता तो उन दोनों अफसरों को पकड़ सकता था, अपने यहाँ ट्रायल करके उनको फांसी की सज़ा भी दे सकता था। ऐसा हुआ भी, ट्रायल हुआ भी, लेकिन कोर्ट के, इंटरनेशनल कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इटली के भी पक्ष को सुना गया। काफ़ी भारत पर आरोप भी लगे थे, भारत के अंदर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया था कि आप उसके सामने झुक रहे हैं। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानते हुए भारत ने उन दोनों को अपने यहाँ से जाने दिया। वो मरीन्स इटली भी गए, आते रहते हैं। समझ लीजिए कि एक तरीके से वो पैरोल पे हैं, कभी कभी अपने केस की सुनवाई के लिए आते हैं। ऋषभ जी, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो इटली के मछुआरों का मामला था, तो उसमें इटली की तरफ से दलील पेश करने के लिए हरीश साल्वे ही आए थे। लेकिन जब इटली ने उनको प्रत्यर्पण से मना कर दिया, ये कहा कि हम नहीं सौंपेंगे, तो जब इस तरह की राजनीतिक बातें होने लगी, तब हरीश साल्वे ने खुद को उस मामले से अलग कर लिया था। ये काफ़ी मतलब स्पेशल चीज़ है। ये बिल्कुल वकालत का ये पेशा है, वकील कहीं भी जा सकता है, किसी के पक्ष के साथ लड़ सकता है, किसी के खिलाफ लड़ सकता है, उनका व्यक्तिगत और प्रोफेशनल मामला है। अ, इसी के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। हम ये देखना होगा कि पाकिस्तान इस पे क्या करता है, क्योंकि पाकिस्तान है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और इस आईसीजे के साथ एक दिक्कत ये है, जिस पेच की बात हमने शुरू में की थी कि इस फैसले के साथ पेच आएगा, कि ये किसी को बाध्य नहीं कर सकता है अपने फैसले मानने के लिए। एक एडवाइजरी पैनल है, एडवाइस देगा कि आपको ऐसा करना है। अगर पाकिस्तान न माने तो आईसीजे कुछ नहीं कर सकता है इसमें। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कर सकती है, जो 5 देशों का है, अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और कौन सा पांचवा देश है, रूस। 5 देश। हाँ, 1999 में इस तरह का एक मामला भी आ चुका है। अमेरिका में जर्मनी के एक नागरिक को किन्हीं आरोपों में सजा दी गई थी। वो मामला आईसीजे में गया। वहां पे आईसीजे ने कहा कि आपने पर्याप्त उसको सुविधाएं नहीं दी थी, उसको काउंसलर मदद नहीं दी थी, जो कि अभी जाधव के साथ हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि आप इसको फांसी या मौत की सजा नहीं दे सकते, फिर भी अमेरिका ने अवहेलना करते हुए उसको सजा दी। ऐसा ही निकारागुआ के केस में हुआ था। अमेरिका और निकारागुआ का एक मामला था। फैसला निकारागुआ के पक्ष में गया, लेकिन अमेरिका ने ब्लंटली मना कर दिया कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, वीटो कर दिया। इस केस में भी ऐसा हो सकता है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल 5 देशों की ये जो काउंसिल है भारत के पक्ष में फैसला देती है, और इन 5 में से कोई भी एक, सबसे ज़्यादा संभावना इस बात की है कि चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पक्ष में अगर वीटो करता है, तो ये हो सकता है कि कुलभूषण जाधव के लिए समस्या हो जाएगी। इसी के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। हमें यूट्यूब और फेसबुक पर ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूँ ऋषभ, मेरे साथ थे विशाल और प्रवीण, कैमरे के पीछे हैं अमितेश कुमार।